जी सर, फिर वो बात कर लेते हैं, फिर अगले बंदे पे चलेंगे अब। जी सर, सब्सटेंशियल नहीं सर। जी, जी, जी। तो बहुत यानी एकेडमिकली देखा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, लेकिन साथ ही साथ वो जो खातून है, उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ हैं। उन हमदर्दी क्यों है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि इंसानियत के लेवल के ऊपर उनके साथ ज़्यादती होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। हुँ, हुँ। क्योंकि ये कि उनके साथ कोई मेंटल इलनेस का मामला है, जिस तरह मैंने शुरू की स्ट्रीम में देखा, बिल्कुल सही आपका अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के सेटअप में ये वाला सिनेरियो शायद एक्सप्लोर ही ना हो पाए। उसूली तौर पर तो उनकी इमीडिएटली एक पूरा यानी साइकियाट्रिस्ट जो है वो असेसमेंट होनी चाहिए, पूरा साइकियाट्रिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का पैनल बैठना चाहिए। कोई अकेले बंदे की भी असेसमेंट नहीं होनी चाहिए। वो उनका एक इम्पार्शियल एनालिसिस करे, उनकी मेंटल हेल्थ का, और मगर ऐसा होना नहीं है। अगर हो तो अच्छी बात है। सब्सटेंशिया उनको मोस्ट प्रोबेबली देखिएगा आप, उनको मार देंगे अगले 2-3 महीने में। पुलिस पे रेड हो जाएगी। बड़ा कॉमन हो गया वो टीएलपी वाले, आई थिंक दे आर लाइनिंग अप टू डू दैट। वही अगर वो सर। जेल चली जाती हैं तो देन इट विल नॉट हैपन, मगर अगर किसी थाने थूने में, मुझे लगता है जेल भेज भी दिया होगा अभी तक, क्योंकि ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया और पाकिस्तान को बड़ा इंटरनेशनल बैकलैश आना है, कोई औरत मॉब नहीं, लिंच हो गई ये तो। जो पुलिस स्टेशन है उन पे तो अटैक्स करके पिछले 2 बंदे मारे हैं ना, उन्होंने निकाल लेते हैं। पुलिस स्टेशन तो कोई अब भुगत नहीं रही है, पुलिस स्टेशन से तो निकाल मेरे लेते हैं ख्याल में उन्हें अनलेस। इमीडिएटली शायद भेजा ही जेल होगा। इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी जेल में ही चलेगी, क्योंकि ये हमेशा होता है सर। जेल में ना इन लोगों की अलहदा बैरक वगैरह होती है, जहां पे आम बंदे को जाने की भी इजाजत नहीं होती। इवन के पुलिस वाले भी सिलेक्टेड होते हैं जो वहां पे जा सकते हैं। तो शायद आई एम, इस बात पे होप किया जा सकता है कि अगर ये जेल में है तो शायद कुछ ना हो, बट पुलिस स्टेशन पे तो आप एतबार ही नहीं कर सकते अब। जी, जी। बात ये है कि जिस तरीके से गोल्डन एज कह रहे थे, ये एंटिसिपेट करना इस तरह के ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस, ये हम्म। कितना मुश्किल काम है। तो हाईएस्ट लेवल से प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होती है या नहीं होती है, होती। इसका हमें यानी परेशानी इस बात की है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो फिर आपको हम्म, कैसे स्टेट को इंटरवीन करना है, मतलब वो उनको सिक्योरिटी देनी है, एडिशनल सिक्योरिटी देनी है, उनको मुल्क से बाहर भिजवाना है, जो करना है, हम्म, ठीक है। मतलब उस पर इन यानी बेसिकली सरकारी मशीनरी को हरकत में आना चाहिए, ना कि एक ब्लास्फेमी के केस को वो परसू करने में हरकत में आना चाहिए, बल्कि कैसे उस विक्टिम को, इस वक्त शी इज़ अ विक्टिम, उसको कैसे प्रोटेक्शन हम्म, देनी है, उसमें मशीनरी को हरकत में आना चाहिए। ये क्या कहते हैं, दरख्वास्त है एक आम से, यानी कि आम, यानी कि इंसान की हैसियत से जो ऊपर तक हाईएस्ट लेवल पे लोग हैं, कि इंटरवीन करना बनता है, क्योंकि इफ लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस तो कुछ भी हो सकता है। हम्म। खैर, तो अगर टाइम है गालिब, तो थोड़ा रिविजिट करते हैं। एक हमने स्टडी कोई जी सर, जरूर। पिछले पिछले जरूर। साल हमने की थी, ठीक है? वो डिटेल में की थी, ज़रा आज जल्दी में कर लेते हैं। तो अच्छी बात ये है कि डॉक्टर वुल्फ भी हैं, तो उसूली तौर पर तो डॉक्टर वुल्फ का एक्सपर्ट ओपिनियन आना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं आपके साथ एक पेपर, ये पहले भी हमने रिव्यू किया हुआ, मैं ज़रा शेयर करता हूँ। तो इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस तरह के वाक़यात कि जब लोगों को ये गुमान गुज़रने लगता है कि वो कोई गॉड सेंट प्रॉफ़िट है, ये तो बहुत कॉमन है, मतलब ऐसी बात नहीं है। और जो प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, वो बताएँगे कि आए दिन उनको इस तरह के लोगों से वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा केस था कि जो कि इसने अंडर ऑब्जर्वेशन, जब इसको ईईजी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे, वो हर चीज़ रियल टाइम मॉनिटर हो रही थी, उस दौरान इसने नबूवत का दावा कर दिया। तो वो जो दिमाग की एक्टिविटी है, वो जब इंसान को गॉड विज़िट करता है और उसको ये गुमान गुज़रने लगता है कि मैं नबी हूँ, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो इस वजह से ये जी वाली सर। स्टडी, ज़रा ज़रा इसका टाइटल पढ़ दें ज़रा। गॉड हैज सेंट मी टू यू, राइट टेम्पोरल एपिलेप्सी, लेफ्ट प्रीफ्रंटल साइकोसिस, ये जी, इसका जी, जी। जो जी, है जी, वो जी, जी। टाइटल है। और ये साइंस डायरेक्ट में ये अवेलेबल है। और ये किस जर्नल में सबसे पहले पढ़ा था? ये एक सेकंड, ये है, ये वाला है, न्यूरो सी यानी साइकेट्री एपिलेप्सी लैब्स एंड पे बिहेवियर, ये। जो जर्नल का नाम है वो एपिलेप्सी एंड बिहेवियर है। तो टॉप पे अच्छा, लिखा है, ठीक है। टॉप पे लिखा है अच्छा, सेंटर ये, में। हाँ सॉरी हाँ जी, हाँ मैंने, जी, ठीक है। हाँ। जर्नल का नाम एपिलेप्सी एंड बिहेवियर है, 2016 की ये स्टडी है। तो बहुत कॉमन ये चीज़ें, लेकिन चूँकि उन्होंने हम्म, कैच ऐसे मोमेंट पे किया था,
तो इस वजह से ये यानी वो देखिए ये वाला जो एब्स्ट्रैक्ट में हाइलाइटेड जो पार्ट है वो ये कह रहे हैं कि वी हैड द रेयर अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड delusional religious conversion in real time in a patient with right temporal lobe epilepsy undergoing continuous EEG। तो उस दौरान वो पकड़ा गया था। खैर कुछ की सेंटेंसेस हैं जो कि मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा ताकि लोगों को रिफ्रेश हो जाए। ये हमने पहले भी रिव्यू किया हुआ है। एक तो ये है कि जो ये सिम्टम्स है, जो सिम्टम्स की प्रोफाइल है, वो उसमें एंड देखिए ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स ऑफ रेफरेंस, हेलुसिनेशंस, रिलीजियस डिल्यूजन्स, ठीक है, मेनिया और डिप्रेशन, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन है। और फिर ये delusions and hallucinations with religious contents are common in psychotic disorders including bipolar disorder, schizophrenia, etc. The religious contents are abundant in auditory hallucinations of God, the devil, prophets or saints। ठीक है जी। और ग्रैंडियोस डिल्यूजन के जी मैं सेवियर के तौर पर जिस तरीके से वो मोहतरमा कह रही है ना कि वो दुनिया को ये बावर कराना चाहती हैं, दुनिया को ये पैगाम देना चाहती हैं, अपना ये इस हकीकत से पर्दा हटाना चाहती हैं, इंकिशाफ करना चाहती हैं कि उन्हें खुदा की तरफ से भेजा गया। तो इस तरह की ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स इंसान को ऐसी सूरत में होते हैं। ये बेसिकली एपिलेप्सी का पेशेंट था जो कि तकरीबन सिम्पटम फ्री था फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बचपन में से कुछ हुआ था, फिर बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारी है इसने। ठीक है, जरा स्क्रॉल डाउन करें, जी सर। नेक्स्ट पेज पे जाएं। तो पेशेंट कौन था? 45-year-old सिंगल मैन, अ फैक्ट्री वर्कर विद अ लो लेवल एजुकेशन। ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ज्यू और ये सेफार्डिक ओरिजिन का था। ठीक है, प्रैक्टिसिंग रिचुअल्स। तो इसको क्या हो रहा था? जी सर, ये इसको सीजर्स एक्सपीरियंस हो रहे थे सिंस द एज ऑफ 7। दौरे पड़ रहे थे यानी बचपन में इसको हुए। ठीक है, फिर इसको ये ट्रीटमेंट पे डाला गया और वो फ्री ऑफ सीजर्स था तकरीबन 23 साल की उम्र तक। ठीक है, यानी बहुत अरसे तक जब वो अंडर ट्रीटमेंट रहा उसको कोई सीजर नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल जो है ना वो जिंदगी गुजार रहा था। फिर 23 साल की उम्र में वो कहते हैं कि जी रिलैप्स करके उसके ये सिम्टम्स, उसमें क्या क्या चीजें थी, ये सारी वो चीजें जिसमें जब वो अंडर स्ट्रेस होता था तो होंठ कांपने लगते थे, लिप ट्रेमर है, और स्पीच जो उसकी चेंज होने लगती थी, अंदाज गुफ्तगू उसका चेंज होने लगता था। खैर ड्रॉप सीन यहाँ पर आए, जो राइट कॉलम है ना, ठीक है जी, ड्रॉप सीन यहाँ पर होता है कि अब वो जाहिर बात है अंडर ट्रीटमेंट था, अंडर ऑब्जर्वेशन था। तो वो कहते हैं जी 8 hours following the last seizure while lying in bed the patient abruptly froze and stared at the ceiling for several minutes, stating later that he felt that God was approaching him। उसने रिपोर्ट किया कि गॉड जो उसको अप्रोच कर रहा था, छत की तरफ देख रहा था। मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, निचला वाला जो पार्ट है, द पेशेंट देन स्टूड अप, detached the EEG electrodes from his skin and went around the department trying to convince people to follow him, stating that God has sent me to you। उसने ऐलान कर दिया कि मुझे खुदा ने आपकी तरफ भेजा है, और उसको ये नहीं पता था कि जी क्या कॉन्क्रीट प्लान है। वो कहता है मुझे ये तो नहीं पता क्या कॉन्क्रीट प्लान है, बट ही इज श्योर दैट गॉड इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट हिम व्हाट ही एंड हिज फॉलोअर्स शुड डू ऑन देयर वे टू रिडेम्पशन। वो कहता है जी मैं रिडेम्पशन का रास्ता आगे बस निकला ही मैं निकला। तुम्हें निजात दूंगा, खुदा हाँ, ने मुझे निजात का रास्ता बता दिया, निजात का रास्ता लेकर मैं आया हूँ दुनिया वालों। ठीक है, उसके बाद उसको पेशेंट को ओलांजापिन ट्रीटमेंट पे डाला गया। कुछ घंटों में प्रॉफिटहुड का दौरा उसका ठीक हो गया। ठीक है जी, सही है। ये हमने पहले भी स्टडी इसकी की थी। इसमें जो रिजल्ट्स फिर जो उन्होंने कैच किए वो मैंने एंड में सिर्फ हाईलाइट किया हुआ है। हाँ जी, इन इत्तेफाक कंक्लूजन से चूंकि वो रियल टाइम एनालिसिस कर रहे थे तो वो ये पता लगा कि जो लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है उसके अंदर एक खास फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाती है इसकी ईजी सिग्नल्स की, उसमें खास हाइपर एक्टिविटी जो है वो पाई गई थी। तो ये एक मार्कर ऑफ जिसे कहते हैं कि अगर प्री डिस्पोज्ड है कोई बंदा टूवर्ड्स क्लेमिंग टू बी अ प्रॉफिट, तो इस तरह के मार्कर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि डॉक्टर वो ज्यादा डिटेल से बताएंगे। तो पॉइंट ये है कि भाई ये एक वेल नोन बात है कि लोगों को ये ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स होने लगती हैं कि वो निजात का रास्ता बन के आए हैं, दे आर द चोजन वंस, गॉड ने उनको चूज कर लिया है,
ये अक्सर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ ये चीजें मैनिफेस्ट करती हैं। ये तो सिर्फ खास इस वजह से केस बना, जिस तरह मैंने कहा कि वो एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही थी, इस वजह से ये एक किस्म का लैंडमार्क स्टडी है। वरना ऐसे केसेस आप साइकाइट्रिस्ट से पूछे, रिपोर्ट होते रहते हैं। तो स्टेटिस्टिकली लाइकली यही है कि वो बेचारी जो है उसके साथ कोई मेंटल इशू है, उसको हेल्प की जरूरत है, उसका मेंटल हेल्थ असेसमेंट होनी चाहिए है, और ये हायर अथॉरिटीज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। सबसे हाईएस्ट लेवल से अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, अगर कोई सुनता है या हमारी आवाज किसी तक पहुंचती है, कि एक साइकाइट्रिस्ट का पैनल बनाएं, उसकी मेंटल हेल्थ असेसमेंट कराएं और फिर प्रोसीड करें। तो चले ये कंक्लूड करते हैं हम यहाँ पे। जी सर। अच्छा सॉरी जी इस पे ये आई थिंक बहुत सारी स्टडीज जो हैं एपिलेप्सी के अराउंड सेंटर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट डेकेड 2 डेकेड्स हमें समझ आने लगी है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाजी भाई आप ही हैं एक बार? अच्छा चलें, ठीक है, सही है। जी करें बात। सॉरी कि जैसे मतलब एपिलेप्सी इवेंचुअली हाजी भाई ऑफ कर दें, फिजियोलॉजिकल लेवल पे जो है चल वो भी रहा है। ओके, बहुत सारे न्यूरॉन्स अगर इकट्ठे फायरिंग की तरफ जाते हैं तो दैट बेसिकली इज वन ऑफ द थिंग्स एपिलेप्सी में मेजर ये होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक ही टाइम पे फायर होना शुरू हो जाता है। और आई थिंक सबकांशा ने भी 2-4 दफा रेफरेंस दिया और मैंने भी 2-3 दफा दिया है। जॉन वाथिए एक नई स्टडी आ रही है, मतलब ही प्रेजेंटेड मॉडल जिस पे अभी काम हो रहा है कि किस तरह जब मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के अंदर, अब लेट्स से इमेजिन 4 पार्ट्स हैं, एक मोटर फंक्शन का है, एक किसी एसोसिएशन का है, एक वो प्यार और ममता का है फॉर एग्जांपल। अगर न्यूरल एक्टिविटी फायर ऑफ करती है इतनी ज्यादा अनकंट्रोल्ड के जो वो 4 रीजन्स को कट थ्रू करती है, तो उसके इफेक्ट जो हैं वो इस किस्म के बहुत सारे कंपाउंड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। और आई थिंक ये स्टडी है इस तरह की बेइंतहा आने लगी हैं जहाँ पे आई थिंक एपिलेप्सी, और मजे की बात ये कि एपिलेप्सी सीम्स टू बी सेंटर्ड इन बहुत सारी स्टडीज का कि और ये ग्रैंडियोस के, प्रॉफिटहुड के, सेवियर के, फिर इसी तरह मुलाकात करना जो अमूमन मुसलमानों में तो कम होता है, क्रिश्चियंस में क्रिश्चियंस में ये ज्यादा होता है, खुदा की मौजूदगी के, खुदा मौजूद है। क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम ट्रेनिंग थोड़ा सा चलता है। होती है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अब ये इससे भी बात समझ आती है कि ये नेचर वर्सेस नर्चर का भी एक काम है कि आपका बिलीफ सिस्टम भी आपको उस और प्लस अलोंग विद द फीलिंग कि आप किस तरह सोच रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह का मौजूद होना और फील होने का इतना कोई उस पर वो नहीं किया गया है, एम्फसाइज नहीं किया गया है। तो योर प्री एग्जिस्टिंग कनेक्शंस इन द ब्रेन along with some epileptic episodes, I think kind of I think this is a fascinating area, बढ़ता जा रहा है। चलें जी ऐसा ही है। डॉक्टर वुल्फ कमेंट करें, मेरे ख्याल से इस पर तो ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, अब सबस्टेंशियल सर ने काफ़ी अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर ही दिया। मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगा इसमें कि जो अभी जिस लेडी की हम बात कर रहे हैं, मेरे को तो उसकी जो लैंग्वेज स्टाइल है, जैसा गालिब भाई आपने पहले नोटिस किया, सेंस ऑफ ग्रैंडियोस एंड सेवियरनेस, ये वाला जो उसका सिचुएशन है, हम जब स्किज़ोफ्रेनिया को क्लासिफाई करते हैं या स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम अब मुझे क्लियरली वर्ड याद नहीं आ गया, श्नाइडर रैंकिंग थी एक शायद, उसके फर्स्ट रैंकिंग में या तो जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशंस और डिल्यूजनल परसेप्शन हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर जो सेंस ऑफ एक्सट्रीम ग्रैंडियोस आता है कि आई विल बी द वन जो सबको प्रोटेक्ट करेगा। मेरे को तो यही लग रहा है कि इसका भी सिचुएशन यही है। और रही बात स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स की, तो वो सिम्टम्स सॉरी कॉजेज की, तो उसका जेनेटिक्स तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ही है, ब्रेन की ग्रोथ एंड ऑल दैट, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल है। बट जैसे अभी सर ने बात करी कि ये जो हमारा सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है इसको। जैसे आप सबने सुना होगा जेरूसलम सिंड्रोम के बारे में, राइट? उसको जब हम 3 कैटेगरीज में जब डिवाइड करते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट इन DSM-5, बट जब हम इसको 3 कैटेगरीज में जब डिवाइड करते हैं, उसमें टाइप 1 में वो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी कोई साइकोटिक डिसऑर्डर है, टाइप 2 में वो होते हैं जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं था, बट दे हैव बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पर वो ऑलरेडी किसी रिलीजियस काइंड ऑफ सिचुएशन में होते हैं। और टाइप 3 में वो लोग होते हैं जिनको पहले कोई भी सिम्टम नहीं रहा है मेंटल इलनेस का, बट दे हैव बीन लिविंग इन अ सिचुएशन जहाँ पर रिलीजन उनकी लाइफ का या माइथोलॉजी एंड थियोलॉजी उनकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आई थिंक इसको टाइप 3 जेरूसलम सिंड्रोम है, बट ऑब्वियसली क्योंकि DSM-5 में हम उसको कंसीडर तो नहीं करते, तो अब लेट्स होप कि नाम क्या सिंड्रोम का, दोबारा बताइएगा, सॉरी। जेरूसलम सिंड्रोम सर। जेरूसलम सिंड्रोम। थैंक यू।
जी। तो अब आई डोंट नो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के बारे में कैसा सिनेरियो है, बट आई होप कि उसको प्रॉपर हेल्प मिले, उसको प्रॉपर एक सपोर्ट सिस्टम मिले जहाँ पर ना यू नो पीपल शुड बी एबल टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, बट एटलीस्ट पीपल शुड बी एबल टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अगर वो डिस्कस करेंगे तो उनका अपना जो प्रॉफिट है, असल प्रॉफिट जो है, जिसने बिल्कुल यही कहानी डाली थी जो इस औरत ने डाली है, तो जो उनका रियल प्रॉफिट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। रियल प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट हो जाएगा ना, वही ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉस में चला जाएगा रियल प्रॉफिट, ये कहना चाहिए लॉस में चला जाएगा। जिस तरह मतलब कि जिस तरह इस औरत ने ये सारा कुछ ऐलान किया है, बिल्कुल सेम अगर सिनेरियो देखा जाए तो इसी तरह मोहम्मद का भी यही सिनेरियो था। अब अगर मोहम्मद गलत नहीं है तो ये औरत किस तरह गलत हो सकती है? एग्जैक्टली। अब इस पे वो अब्दुल्ला गोंदल ने तो पूरी रिसर्च करके रखी है ना, एपिलेप्टिक प्रॉफिट करके। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं तो उसकी वो रिसर्च देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है वो। गालिब हमने रिव्यू की हुई है, लेकिन अगर आप खोलना चाहे, क्योंकि मुझे याद है 44 की 13 और 14 है। 44 की 13 और 14 और फिर 68 की 2 भी है। जरा 44 की 13 निकाले जरा, और फिर 14। मतलब वो कुरान तो खुद इस चीज का सबसे बड़ा एविडेंस है। कुरान तो खुद कहता है कि मसला ये जी, इस मसले की तरफ इशारे हो रहे हैं। जी जी, हम ये नहीं कह रहे सर। हाँ, इस वक्त उनको नसीहत कहाँ मुफीद होगी, जब इनके पास पैगंबर आ चुके जो खोल खोल कर बयान कर देते हैं। फिर उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया और कहने लगे ये तो पढ़ाया हुआ और दीवाना है, मजनून है। ठीक है। हाँ। यानी मजनून का तो इस इल्जाम लगता ही रहा, और ये तो एक रेफरेंस है, मतलब कुरान तो भरा हुआ है। और फिर उसके बाद जो 68:2 है, उसमें अल्लाह ताला जो है वो रीअश्योरेंस दे रहे हैं, अल्लाह ताला एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट दे रहे हैं। 68:2 अच्छा, कि आ मोहम्मद तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो। देखें अब बताएं, लेटर ऑफ रेफरेंस देनी पड़ रही है अपना। हाँ जी, खुदा खुद मतलब कि क्या इनसिक्योर है इस मामले में। बिल्कुल एक क्लियरेंस लेटर नहीं, जिस तरह इशू करते तो लेटर ऑफ क्लियरेंस इशू कराया, रिकमेंडेशन आई है कि जी आप दीवाने नहीं हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है। तो भरा हुआ मसला ये है पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो यही मसला है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपका अपना प्रॉफिट जो हजरत मोहम्मद अपना था, अगर उसने ये सेम हरकत की है तो ये औरत गलत नहीं हो सकती किसी सूरत। अगर ये औरत गलत है तो फिर मोहम्मद भी गलत है। यही बात है, मेन प्रॉब्लम ही ये फेस कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये कभी भी ऐसे बंदे को साइकेट्रिक पेशेंट भी साबित नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली, दैट्स फॉर श्योर। हाँ जी, मैं तो ये शुक्र कर रहा हूँ कि वो उसको किसी मार नहीं दिया, वो उससे पहले पुलिस वाले पहुंच गए, बचू के ले गए। हाँ जी, otherwise I mean they would have killed her, I mean instantly probably, I mean they were trying। सर औरत तो रेप भी हो सकती है ना। हाँ, वो तो बंदे में तो मारने पे इत्तेफाक कर लेते हैं, ये कोई नई तारीखी रकम ना हो जाए इधर। और एक बार इस कौम को ये पता लग गया कि किसी औरत को ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के रेप किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी भी हो रहे हैं, खुफिया होते हैं वो। Exactly। तो ये इन्होंने तो भाई फिर गेट ही खोल देना, इधर तो पता नहीं क्या हुआ करेगा, फिर ज्यादा औरतों पे इल्जाम लगने लग जाएंगे। हाँ हाँ, 100%। मतलब दिस इज हाउ द डैम सोसाइटी इज। जो सोसाइटी जिन्नों भूतों अपना ये इल्हामी और गैब के इल्म का क्या नाम है हर वक्त प्रचार करती है, उससे यही चीज़ें वईद हो सकती हैं, जहाँ पे हर वक्त तावीज़ों के सहारे मदद मांगी जाती है। हाँ जी, बच्चे मांगे जाते हैं, घर में झगड़ा है तो तवीज़ कराए जाते हैं। ऐसी हदीसों पे हदीसें मौजूद है जिसमें रसूल पे भी क्या नाम है इसका अपना जादू हो गया था, तवीज़ें बैठा दी गई थी। मतलब ये एक जो चीज़ जो मतलब कि ये जो हुपला बना हुआ है कि मतलब देयर इज आउट देयर समथिंग दैट यू कैन सी विल हेल्प यू और विल डिस्ट्रॉय यू। आई थिंक आई मीन यू नो वो जो है अपना मेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा असर डालता है।
चलें, गोल्डी एथियस ने क्या कहा है? सब्सटेंशिया निग्रा सर की आवाज सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। सर ये गोल्डी एथियस कुरान से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है काफी। और एमएचएस ने फिर कहा द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस सब्सटेंशिया निग्रा's पेपर resembles Muhammad so much strong case that Muhammad was not in his right mind when Gabriel visited him। हाँ एग्जैक्टली ये बात तो है कि इसी तरह से है कि हमें तो पूरे शक आते हैं और कुरान खुद हिंट देता है। ठीक है एमएचएस, और कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे? आप तो पैनल पे मौजूद ही हैं एमएचएस, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ये पेपर मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ कोट कर रहा था उसे। जी बिल्कुल वही, जी बिल्कुल वही। ऑन अ लाइटर नोट एक और साइड ऑफ इसमें किसी ने एक रिसर्च की थी कि गाजिया में सारा मामला शुरू हुआ था। देखिए और अगर आप मक्के का टेम्परेचर देखें तो वो इतना क्लास्ट्रोफोबिक हो गया होगा। लेट्स से अगर 50 डिग्री की गर्मी आपसे वैसे नहीं सही जा रही, सहरा में सांस नहीं आ रही होगी। जैसे इमेजिन करें कि तो ऑक्सीडेशन टू योर ब्रेन वैसे कम हो गई होगी। अरे हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम। आपकी आवाज ना बहुत ही कट रही है गोल्डन एज। जी इसके ऊपर मैं कमेंट की, जो आपने बात की गोल्डन एज इस्लाम, मैं इसको थोड़ा अगर कंटिन्यू करता हूँ। वो ये बात है कि ये मैं बात करना भी चाहता था बजाते खुद कि आप इसके ऊपर रसूल करीम, हमें पता है कि कुछ एटलीस्ट आपको रेफरेंसेस में मिलता है कि उस टाइम रमज़ान का महीना था तो जी वो रोज़े रखते होते थे। वो जब आप फास्टिंग की स्टेट में जाते हैं तो आपका दिमाग शुगर से डिप्राइव्ड होता है, ये एक फैक्टर है। गर्मी दूसरा फैक्टर है। स्लीप डिप्रीवेशन तीसरा फैक्टर है कि आप उधर बैठे हुए कार के अंदर, आप कुछ नहीं कर रहे, ऑब्वियसली पागल हैं टू बिगिन विद, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। पागल नॉट इन द बैड सेंस, लाइक दिमाग इज नॉट इन द राइट वे। फिर उसके बाद जो अगली चीज है सेंसरी डिप्रीवेशन सिंड्रोम। ये एक चीज होती है कि जब आपके दिमाग को कोई स्टिमुलस नहीं ना मिलता आंखों से या कानों से, तो लोग जो खाली बंद कमरों में बैठे होते हैं एक्चुअली वो भी पागल हो जाते हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर हैं स्पेशली अमेरिका में, जो लंबी लंबी सड़कों के ऊपर 18-18 घंटे गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, ट्रक ड्राइव करते हैं, इनको ऑल ऑफ अ सडन चीजें नजर आनी शुरू हो जाती है क्योंकि खाली सड़क होती है और आंख को क्योंकि कोई इनपुट नहीं मिल रहा होता तो हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन जनरेट करनी शुरू कर देता है। ऑलिवर सैक्स ने इसके ऊपर पूरी किताब भी लिखी हुई है, मतलब कि वो जो है ना। जी इस पे आप जो कह रहे हैं इस पे बुक पढ़ने की जरूरत है। अगर आप भी ये जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होते हैं, जो लेट्स से अगर अच्छी किसी आप मॉडर्न वर्ल्ड में जाए तो कुछ ऐसे साउंड रूम्स होते हैं जो 100% ब्लॉक कर देते हैं साउंड को। उसमें अगर कोई भी इंसान जाके बैठने की कोशिश करे ना, अगर आपसे कहा जाए 1 घंटा बैठे, आप नहीं बैठ 25 मिनट के बाद ना आपके ऊपर एसी होगी, आपका दिमाग फटने वाला होगा, आप कहेंगे मैं बाहर आना चाहता। और ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई बड़ी साइंटिफिक रिसर्च भी पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आप डेप्रिवेशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब इसी चीज को आप लें कि ये तो बाहर के फैक्टर थे जो नर्चर वाले। अब आप अंदर से रसूल करीम की अपनी जिंदगी में देखें तो बचपन में ऐसे वाकयात हो चुके थे कि जी वो रसूल करीम बच्चों ने आके माई हलीमा के उन्होंने बताया जी कि वो जो है ना उसको जिन उठा के ले गए, ये कर दिया। आपको एविडेंस मिलता है कि कहीं ना कहीं इस बंदे को सीजर हो रहे थे। फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे घंटी की आवाज सुनाई देती है और वो नॉर्मल घंटी नहीं होती, वो ठंग करके घंटी बजती है। पक्का साइन है ये जो नॉन कन्वल्सिव सीजर का। और इसके अलावा जी माथे पे पसीना आ जाता है, थोड़ी देर के लिए रसूल करीम जोन आउट हो जाते थे, वो ऊंट बैठ जाता था जिसके ऊपर वो होते थे। वो जाहिर बात है वो ऊंटों को भी पता चल जाता है ना कि मेरे ऊपर बैठा हुआ बंदा ठीक नहीं है, वो जर्किंग कर रहा है, वो हिल रहा है या कुछ। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं और फिर वो एक कोहेरेंट स्टोरी बन जाती है। और ट्रीटमेंट क्या है, जैसा कि सब्सटेंशिया निग्रा ने फरमाया, ओलेंजापिन। आप ओलेंजापिन दें, वो 1 मिनट में जो है ना वो नबी शबी सारा निकल के बाहर आ जाता है। तो ये तो एक ओपन एंड शट केस है अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लेकिन हम इस पे बात करना ही नहीं चाहते क्योंकि फिर हमारा अपना बंदा एक्सपोज हो जाएगा, हमारा अपना नबी एक्सपोज हो जाएगा। तो वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। जी ये ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं सीजर्स के, ये बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड है। यानी जिसकी अंडरलाइंग कंडीशन है वो उसके ये ट्रिगर पॉइंट सारे, ये लो ब्लड शुगर लेवल, स्लीप पैटर्न के अंदर इरेगुलरिटी, स्ट्रेस वगैरह, ये सारी चीजें वेल डॉक्यूमेंटेड है। और जब उसके हालात देखते हैं ना, बचपन के उनके हालात देखते हैं मोहम्मद के, तो ये मतलब कि आई थिंक इट कम्स वेरी क्लियर कि वो ये हो सकता है क्योंकि बच्चा होते ही वो क्या नाम है उसका बाप मर गया, उसके बाद उसकी माँ ने उसको फेंक दिया, हाँ जी किसी और को दे दिया, हाँ जी किसी और के हाथों को पलता पड़ता रहा। सो आई मीन दैट प्रॉब्ली हैव ये जो ऊंट वाली एग्जांपल दी ना अभी डॉक्टर वुल्फ ने, बाकी तो चले आप कह सकते हैं लोग खुद बना रहे हैं, लेकिन जानवर एक थर्ड पार्टी है। एनिमल्स, खासतौर पे कुत्ते, बहुत सारे सर्विस डॉग्स में ये बात प्रूव हुई है कि कुत्ते कैन प्रिडिक्ट
आपको जब एपिलेप्सी का सीजन आने लगा पहले, बिफोर इन द ऑनसेट, मतलब इंसान को खुद नहीं पता होता लेकिन कुत्ते को पहले पता लगता है। बिल्कुल, वो फेरोमोन सूंघ लेते हैं, वो वो- इसीलिए कुत्तों से इतनी नफरत थी। ये इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है। वो कुत्ते के जैसे हमें बावला कुत्ते का पता चल जाता है ना, कुत्तों को भी बावला इंसान का पता चल जाता है। तो ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बल्कि अमेरिका में यहाँ पे बकायदा ऐसे लोगों को अपना कुत्ते बकायदा खरीद के दिए जा रहे हैं मेडिकेयर वालों की तरफ से, जो उनको ऑलरेडी प्रोडिक्ट करते हैं कि क्या नाम है, इसको सीजर होने वाला है, ही नीड टू गेट हिज मेडिसिन। अभी मैं उस दिन एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे देख रहा था कि एक सर्विस डॉग है एक खातून के पास जिसको दिन में काफी दफा सीजर्स पड़ते हैं, और वो सर्विस डॉग दवाई ला के उसके मुंह में डाल रहा था। सोचें आप, ये कहते हैं कुत्ता, मतलब रसूल अल्लाह की कुत्तों से नफरत, दुनिया का जो सबसे यूजफुल जानवर है उससे ही रसूल अल्लाह को नफरत है। अंधों को आज कुत्ते चला रहे हैं, बहरों को कुत्ते चला रहे हैं, लोगों को जो बेचारे जिन लोगों के साथ कोई कंडीशंस हैं उनके साथ सर्विस डॉग्स क्या काम नहीं कर रहे। सर्विस डॉग्स भाई आप यहाँ से देखिए गालिद भाई, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए जो हेल्प सर्विस डॉग प्रोवाइड करता है वो कौन कर सकता है? इंसान कर ही नहीं सकता उतनी, कोई इंसान दूसरे की उतनी केयर ही नहीं कर सकता जितना कुत्ता आपके साथ हर वक्त लगा रहेगा, वो हर वक्त आपके साथ रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है गालिब भाई कि मतलब सॉरी टू कट यू ऑफ, जो हमारी एवोल्यूशन मेरी बात पूरी हो गई थी। हाँ जी, मेरी जो हमारी एवोल्यूशन है वो कुत्तों ने मुकम्मल की है। उनकी वजह से हम इकट्ठे कहीं पे रहने लगे। हाँ जी, they were the watchdogs. I mean, they were the things that actually put us together as an organization. ठीक है, जब आप इसको देखते हैं, क्या नाम है इसका, अपने ढांचों को जो स्केलेटन्स वगैरह मिले हैं, या ये जो ही कुत्ते अपना इंसानों के साथ मिलने शुरू होते हैं, वहाँ से हमारी जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ से शुरू होती। ठीक है ना, ये बड़ा अपना, मैंने एक बुक पढ़ी थी, मुझे बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सप्लेन किया था कि आप 35,000 ईयर्स तकरीबन, आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 12 to 35,000 ईयर्स के अंदर अंदर हमने जब इसको ये मतलब कि इनको डोमेस्टिकेट किया या ये हमारे साथ आए, तभी हमारी सिविलाइजेशन आगे बढ़नी शुरू हुई। ठीक है, वरना वी वर वॉन्डरिंग अराउंड। चलें अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।